हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वह चलती चली जा रही थी। अब ना तो उसकी राह का कोई अंत दिख रहा था, ना ही कोई मंजिल। वह क्या से क्या हो गई थी, कहां से कहां पहुंच गई थी। जीवन का ये रूप देखना होगा, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। जीवन में अपना फर्ज निभाते हुए कभी अपने बारे में नहीं सोचा। बस एक भागती दौड़ती जिंदगी और वेदना भरी शाम। थक हार कर वहीं एक आम के वृक्ष पर सिर टिकाकर बैठ गई और अपनी सफेद साड़ी के आंचल से मुंह ढक आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर सोचने लगी। बीते जीवन का एक एक पल उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति घूमने लगता है। नीला आसमान नारंगी आभा लिए हुए सुनहरी भोर की छटा बिखेर रहा था। वृक्षों पर पंछियों का कलरव गूंज रहा था। मंदिरों में घंटियां बजने लगी थी। बाहर आम के वृक्ष पर कोयल कुहुक रही थी। मनोरमा गुलाबी रंग की साड़ी लपेटे स्नान घर से जल्दी से निकलकर अपने कमरे में भाग जाती है। थोड़ी देर बाद करीने से साड़ी पहनकर बाहर निकलती है। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदिया, मांग में सिंदूर, गले में काले मोतियों का मंगलसूत्र और कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। उसके पाजेब की छम छम का मधुर संगीत पूरे घर में गूंज रहा है। अभी तक सभी सो रहे थे। मनोरमा ने पूजा आरती की, तब तक सासू माँ भी जग गई। उसने जाकर सासू माँ के चरण स्पर्श किए। सासू ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीष दिया। वह मुस्कुराकर छम छम करती हुई अपने कमरे में आ गई। उठिए, जल्दी देर हो जाएगी। अपने पति को जगाते हुए बच्चों को जगाने लगी। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी। दोनों बच्चों को तैयार करके फिर से पति को जगाते हुए बोली, बस का समय हो रहा है, उठिए जल्दी, नहीं तो बस निकल जाएगी। मनोरमा ने पति को झकझोरते हुए कहा। अशोक अलसाए से उठकर बच्चों को छोड़ने चले गए। उफ, ये सुबह की भागदौड़। मनोरमा पसीना पोंछती हुई फिर से रसोई में चली गई। उसकी सासू माँ स्नान करके पूजा कर चुकी थी। मनोरमा जल्दी से चाय ले जाकर अपनी सास को देती है। अपनी भी चाय यहीं ले आ बहू। सासू माँ बोली, नहीं अम्मा जी, आप पीजिए, मैं काम करते हुए पी लूंगी, नहीं तो खाना तैयार करने में देर हो जाएगी। इनका भी ड्यूटी का समय हो रहा है। कहते हुए मनोरमा अपने काम में लग गई। सुबह के 10 बज गए, अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ मनोरमा। अशोक अपने शर्ट की बटन बंद करते हुए बोले, हो गया, बस आपके लिए टिफिन पैक कर रही हूँ। मनोरमा जल्दी से टिफिन पैक करके स्कूटर की डिग्गी में रख आती है। फिर पति के जूते पोंछते हुए बोलती है, लीजिए हो गया। तब तक अशोक उसे बाहों में भर लेता है। वो फुसफुसाती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, अम्मा जी को नाश्ता देना है। उफ, तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। कभी अम्मा जी तो कभी बच्चे। प्यार से डांटते हैं अशोक, पर उसे छोड़ते नहीं हैं। मनोरमा अपने को छुड़ाने के लिए उसकी बाहों में मचलने लगती है। वैसे एक बात है, भगवान ने बहुत फुर्सत से तुम्हें मेरे लिए बनाया है। तुम्हें देखकर अप्सरा भी शर्मा जाए। एक गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, जी करता है। अशोक शरारत से बोले। ये सुनकर मनोरमा के गाल शर्म से लाल हो गए। वो जल्दी से खुद को छुड़ाकर रसोई में भाग जाती है। उसके भागने की छम छम सुनकर सासू माँ बोली, अरे क्या हुआ, क्यों दौड़ रही हो बहू, धीरे चला करो, कहीं पाँव इधर उधर फंस गया तो गिर जाओगी। गैस पर दूध चढ़ा है अम्मा जी, वही देखने दौड़ी थी। मनोरमा झूठ बोली। तब तक अशोक भी माँ के पास आ गए। कोयल अब भी कुहुक रही थी। ना जाने एक किसी खुशी से कूकती है या किसी गम से कुहकती है, राम ही जाने। अम्मा जी बोली, अम्मा तुम भी ना, उसे क्या गम, वो खुशी से कूक रही है, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। अशोक बोले, मनोरमा मैं जा रहा हूँ। अशोक स्कूटर स्टार्ट करते हुए बोलते हैं,
रसोई से निकल कर आती है। जब तक अशोक उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाते वह उन्हें देखती रहती है। उसके बाद गेट बंद करके भीतर आ जाती है। अचानक कोयल के कुहकने की आवाज तेज हो जाती है। अम्मा जी फिर बोली, जरूर इसे पता चल गया है कि कौवी ने इसके अंडे गिराकर अपने अंडे रख दिए हैं, तभी वह इतनी तेज तेज कुहक रही है। बच्चे भले ही माँ को घर से निकाल दें, पर माँ बच्चों से दूर नहीं रह सकती। क्या अम्मा जी, मैंने तो कभी भी नहीं सुना ये सब, और बच्चे क्यों निकाल देंगे माँ को? आपके बेटे कितना प्यार करते हैं आपसे। मनोरमा सास को समझाते हुए बोली, अरे बहू, तू नहीं जानती कि बच्चों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। सबकी किस्मत मेरी तरह नहीं होती बहू, सासू माँ बोली। नाश्ता रखते हुए मनोरमा बोली, भगवान वह दिन किसी को ना दिखाए अम्मा जी, मैं तो अपने बच्चों से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। मनोरमा की आंखें भीग जाती है। अरे शुभ शुभ बोल, मैं भी बावरी हूँ, ना जाने क्या क्या सोचती हूँ। चल तू भी अपना नाश्ता लेकर आ। सास ने बात बदल दी। मनोरमा भारी मन से रसोई की ओर चल देती है। मनोरमा अपने छोटे से परिवार में खुश थी। 2 प्यारे प्यारे बेटे, प्यार करने वाला पति और सीधी सादी सास, और क्या चाहिए एक स्त्री को। समय मुट्ठी से रेत की तरह सरकने लगा। गमलों में जो नन्हे नन्हे पौधे रोपे थे अम्मा जी ने, वो अब खाद पानी पाकर बढ़ने लगे थे। साथ में बच्चे भी बड़े होते गए और मनोरमा के बालों में भी कहीं कहीं सफेदी झलकने लगी। एक दिन अचानक ही अम्मा जी का साथ छूट गया। वह अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते थक गई थी। वह स्वर्गवासी हो गई। दोनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी में आ गए। पौधों में सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे और दरवाजे के पास की बेल तो छत तक पहुंच गई थी। अब मनोरमा पति के साथ अकेले रहती थी। घर काटने को दौड़ता। जो घर बच्चों से भरा रहता था अब खाली रहता। अशोक भी अब स्वस्थ नहीं रहते, दवाइयों पर निर्भर हो गए थे। उम्र बढ़ने के साथ पति पत्नी का प्रेम भी बढ़ता गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। एक दिन अशोक बोले, मनोरमा, अब बड़े की शादी कर देते हैं, घर में रौनक हो जाएगी। बहू आएगी तो तुम्हारा भी मन लगेगा, फिर नाती पोतों में अपना बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। यही तो मैं भी सोचती हूँ जी, पर बड़ा तैयार हो तब ना। मनोरमा बोली, आने दे उसे अब की बार। शर्मा जी की बेटी मुझे बहुत पसंद है, घरेलू और संस्कारी है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, पर मैं हर बार टाल गया। अब और नहीं, बस एक बार बड़े को लड़की दिखा दूं, फिर शादी पक्की कर दूंगा। अशोक मनोरमा की तरफ देखते हुए बोले, क्यों जी, मुझे देखने तो नहीं गए थे आप? अम्मा बाबूजी ने ही पसंद किया था। शरारत से मुस्कुराकर मनोरमा ने अशोक से कहा, तुम नहीं समझती हो, हमारी बात और थी, अब जमाना बदल चुका है। पहले वाली बात अब नहीं रही। अच्छा अब सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। मनोरमा चादर खींचते हुए बोली। मनोरमा सोने की कलम से भाग्य लिखवा कर आई थी। एक एक कर उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। घर में 2-2 बहुएं आ गई। बड़ी बहू के पांव भारी थे। इतनी सारी खुशियां मनोरमा के आंचल में समाई थी, पर जब बच्चे अपनी नौकरी पर वापस चले जाते तब दोनों अकेले रह जाते। जीवन अपनी गति से चलता जा रहा था। जीवन अपनी गति से चलता चला जा रहा था। सब अपनी जगह खुश और संतुष्ट थे। आसमान में सूर्य की लालिमा फैल चुकी थी। मनोरमा रोज की तरह सूर्य को अर्घ्य देकर आती है और अशोक को आवाज देती है। रसोई में बिना चीनी की चाय बनाकर फिर से अशोक को जगाती है। उठिए, मुंह धो लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। मनोरमा फिर से रसोई की तरफ बढ़ जाती है। अशोक मुंह धोकर आगे के कमरे में आते हैं और बैठ जाते हैं। मनोरमा चाय लेकर वहीं आ जाती है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चाय पीते हुए अशोक बोले, क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? घबराकर उनका माथा छूते हुए मनोरमा बोलती है, ना जाने कैसी घबराहट सी हो रही है। अशोक ने जवाब दिया, आप ज्यादा ना सोचा कीजिए, ना जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। मनोरमा ने समझाया, आप टीवी देखिए, मन बदल जाएगा। मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए।
वह कप उठाकर रसोई की ओर बढ़ जाती है। अशोक ने जीवन भर एक प्राइवेट नौकरी की, कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं थी, पर उसी में सबको संतुष्ट करने का प्रयास करते रहे। माँ की दवा, बच्चों की पढ़ाई, हित रिश्तेदार, सब कुछ उसी में किया। अब भी वो घर नहीं बैठे। सभी कहते हैं कि अब क्या कमी है, दो बेटे नौकरी में हैं, तो उनका जवाब होता है, मैं बेटों पर बोझ नहीं बनना चाहता। बाहर के लोग क्या जाने कि शादी के बाद बेटे पूरी तरह पत्नियों और ससुराल के कहे में चल रहे थे। कभी कुछ कहने पर कहते कि पापा बहुत खर्चे में हूँ। ऐसे में अशोक नौकरी कैसे छोड़ सकते थे। जीवन की सब पूंजी घर बनवाने, बच्चों को खड़ा करने, उनकी शादी विवाह में खर्च हो चुकी थी। अगर बेटों के सहारे घर बैठते तो उन दोनों की दवा और घर खर्च कैसे चलता। यही सब सोचकर परेशान रहते थे अशोक। मनोरमा भी बेटों की बेरुखी से आहत थी, पर अशोक के सामने जाहिर नहीं करती। इसी तरह एक दूसरे के सहारे जीवन कट रहा था। बेटे कैसे भी हो, माँ का दिल ममता से भरा रहता है उनके लिए। रात में मनोरमा को नींद नहीं आ रही थी। कई महीने हो गए बच्चों को देखे हुए। मनोरमा बोली, पर अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो समझ गई कि अशोक कुछ नहीं बोलेंगे। करवट बदलकर वह भी सोने का प्रयास करने लगी। रात गहराती जा रही थी। वृक्षों पर कभी कभी पंछियों के पंख फड़फड़ाने की आवाजें आ रही थी। निशा अपने आंचल में सबको सुलाए उषा से मिलने को आतुर थी। आसमान असंख्य तारों से भरा था, फिर भी कहीं कहीं जगह खाली थी, जैसे जमी से आकर कोई उन तारों में शामिल होने वाला था। सुबह ऑफिस की तैयारी में लगे थे दोनों। अशोक शेविंग कर रहे थे और मनोरमा रसोई में टिफिन तैयार करने में लगी थी। तभी फोन की घंटी बजने लगी। मनोरमा बोली, आप सुन लीजिए, मेरा हाथ आटा से सना है। अशोक रेजर वहीं रखकर कमरे में फोन सुनने चले गए। हेलो, खुश रहो, कैसी हो? मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कि एक मुश्त नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, करता हूँ कुछ। नहीं, मैं खुद ही पहुंचा दूंगा, तुम चिंता मत करो। फोन रखकर फिर से आकर अशोक शेविंग करने लगे। मनोरमा के कान फोन पर हो रही बातें सुनने में लगे थे। वह समझ गई थी कि किसका फोन है, पर फिर भी वो अनजान बनकर बोली, किसका फोन था? प्रतिमा का। दिल पर एक बोझ लिए दोनों अपने अपने काम में लगे रहे। अशोक स्नान करके आ गए। मनोरमा थाली में खाना परोस रही थी। तभी उसे अशोक की आवाज आई, हेलो, हाँ, कैसे हो? कुछ व्यवस्था हुई? मैं कब से कह रहा हूँ तुमसे, पर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। मनोरमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किसी अनहोनी की आशंका से वो खाना परोसना छोड़कर कमरे में अशोक के पास आकर बातें सुनने लगी। मुझे मत सिखाओ परिवार चलाना, मैंने तो जैसे परिवार चलाया ही नहीं। अच्छा बेटा, सही कहा तुमने, वह सब मेरा फर्ज था, पर तुम्हारा कोई फर्ज नहीं। अशोक क्रोध से कांप रहे थे। मनोरमा उसका पीठ सहलाकर उन्हें शांत रहने का इशारा कर रही थी। अच्छा बेटा, गहने बनवाओ, कहकर अशोक ने फोन काट दिया और वही धम से सोफे पर बैठ गए। मनोरमा की हिम्मत नहीं हुई कुछ पूछने की। कातर स्वर में अशोक ही बोले, इस महीने कंगन बनवाए हैं लाट साहब, बाप के कर्ज से कोई लेना देना नहीं उन्हें। अशोक को उच्च रक्तचाप की समस्या थी। वो सोफे पर सिर टिकाकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। मनोरमा उनके पास बैठकर उनके बालों में उंगली फेरकर उन्हें सामान्य करने का प्रयास कर रही थी। मनोरमा के बहुत समझाने पर अशोक ने थोड़ा सा खाना खाया और मना करने के बावजूद ऑफिस के लिए निकल गए। मनोरमा का मन काम करने में नहीं लग रहा था। उसे अशोक की चिंता हो रही थी। उसने कितना मना किया था अशोक को कि मेरे पास जो गहने हैं वही चढ़ा दो छोटी बहू को, पर वह नहीं माने और अपनी बहन से कर्ज लेकर गहने बनवाए, ये सोचकर कि धीरे धीरे अदा कर देंगे। पर प्रतिमा को पैसों की जरूरत पड़ गई और एक मुश्त रुपए लौटाना अशोक के वश में नहीं था। इसलिए वह बेटों से सहयोग मांग रहे थे। बड़े ने तो साफ मना कर दिया कि जिसके लिए कर्ज लिया उसी से लो, और छोटा हर बार कोई ना कोई बहाने बना देता।
दोनों मदद कर देते तो बहुत बड़ी रकम नहीं थी। माँ जी की बीमारी, बड़े की शादी और 1 साल के अंदर छोटे की शादी, जमा पूंजी सब खर्च हो चुकी थी। इन्हीं सब कारणों से अशोक बहुत परेशान थे। मैं भी क्या करूं, कहां से लाकर दूं? जो 2-4 जेवर हैं वह दूंगी तो अशोक कभी नहीं लेंगे। कैसे प्रतिमा का पैसा पूरा होगा? वह साल 6 महीने का समय दे देती तो अशोक ही अपनी तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा करके दे देते, पर इकट्ठे वह भी इसी महीने। चिंता और बेबसी से मनोरमा के आंसू निकल पड़े। बच्चे कैसे थे, कैसे हो गए थे? शादी से पहले जब भी मैं या अशोक परेशान होते तो दोनों समझाते कि हम दोनों हैं ना। तब लगता कि हमसे ज्यादा भाग्यशाली शायद ही कोई हो, भले ही थोड़ी तंगी से गुजर होता हो, पर भगवान ने अनमोल बच्चे दिए। बस बच्चों की नौकरी लग जाए तो तंगी भी दूर हो जाएगी। सोचते सोचते मनोरमा का सिर दर्द से फटने लगा। काम सब पड़ा था पर उसकी हिम्मत नहीं थी काम समेटने की। वह पर्दे खींचकर कमरे में अंधेरा करके लेट गई। अचानक ही फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठाया। हेलो, हाँ इसी नंबर से बोल रही हूँ। आप कौन? अरे, अचानक उसका दिल बैठने लगा। वह थर थर कांपने लगी। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। उधर से हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। किसी तरह मनोरमा ने अपने घर का पता बताया। ऑफिस जाते समय रास्ते में ही अशोक को अटैक पड़ गया। उन्हें कुछ लोग उठाकर वहीं किसी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उसने अपना आंचल चेहरे से हटाकर मुंह में ठूंस लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई रोता हुआ देखे, पर उधर से निकलते हुए पटेल साहब ने उसे देख ही लिया। वो आकर उसके पास बैठ गए, पर उसे चुप कराने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह उसकी पीड़ा अच्छी तरह समझ रहे थे। खूब रो लेने के बाद अपना चेहरा पोंछकर पटेल साहब की तरफ देखा उसने। अब तो आपका मन हल्का हो गया होगा ना? कभी कभी रोकर अपना दर्द आंसुओं में बहा देना चाहिए, अच्छा होता है, पटेल साहब बोले। पटेल साहब से हमदर्दी पाकर फिर से सुबक पड़ी मनोरमा। उसकी हिचकियां बंद नहीं हो रही थी। पटेल साहब ने उसे सहारा देकर उठाया। चलिए, अब बहुत रो लिया आपने। मनोरमा यंत्रवत उठकर चल दी। उसे पता ही नहीं चला कि वो टहलते हुए कितनी दूर निकल आई थी। धीरे धीरे चलकर वो घर में अपने बिस्तर तक पहुंच गई। उसे पटेल साहब के सहारे आते देख घर के सभी सदस्य उसके बिस्तर के पास जमा हो गए। चारों तरफ से एक ही प्रश्न की, मनोरमा जी को क्या हुआ? पटेल साहब ने हाथ के इशारे से सभी को चुप रहने को कहा। वहां उपस्थित सभी सदस्य उसे यूं सुबकता हुआ देखकर सब समझ गए, क्योंकि वो भी तो उसी दुख से दुखी थे। यहाँ सबका दुख एक ही था और सब एक दूसरे के सहारे थे। शकुंतला आकर मनोरमा के पास बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर उसके बालों में स्नेह से उंगलियां फेरने लगी। पटेल साहब उसे शकुंतला को सौंप कर चले गए। शकुंतला ने सभी को वहां से जाने का इशारा किया। सभी के चेहरों पर उदासी छा गई। सभी लोग उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने अपने काम में लग गए। दिन चढ़ने लगा। शकुंतला अब भी मनोरमा के बालों में उंगलियां फेर रही थी। उठो चलो, अब हाथ मुंह धो लो, शकुंतला बोली। शकुंतला के स्नेहिल स्पर्श ने मनोरमा को बहुत संबल दिया। वो खुद को संभाल चुकी थी। वो शकुंतला की गोद से उठकर बैठ गई। रोते रोते उसकी आंखें लाल होकर सूज गई थी। शकुंतला उसे सहारा देकर उसके साथ स्नान घर की ओर चल दी। आज घर में सभी उसी के बारे में बात कर रहे थे, उसे खुश करने का प्रयत्न कर रहे थे। ये सबका घर था। यहाँ स्त्री पुरुष सभी एक साथ एक ही बड़े से कमरे में रहते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। रोज की तरह आज भी घर के सभी सदस्य बाहर बगीचे में आकर बैठ गए। मनोरमा भी उन सब के साथ थी। उसे खुश करने के लिए सभी ने पहले से ही अंताक्षरी का प्रोग्राम बना रखा था। सभी को पुराने गीतों को गुनगुनाते और थिरकते देखकर मनोरमा सब भूल गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई।
यहाँ कोई भी अपना नहीं, पर अपनों से बढ़कर था। जीवन का एक और दिन गुजरने को था। सूर्यदेव भी अपनी यात्रा पूरी करके समंदर की आगोश में समाने वाले थे। पंछी अपने बसेरों में लौटने लगे थे। पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियां समेट ली, पर इस घर के सभी सदस्य अपने बसेरों से बेदखल थे। अब यही इनका बसेरा था और यहाँ के लोग उनका परिवार। संध्या आरती का समय हो गया था। आज की आरती मनोरमा को ही करनी थी। रोज ही घर के अलग अलग सदस्यों के हाथों आरती संपन्न होती थी। आरती प्रसाद के बाद रात का भोजन, फिर सभी अपने अपने बिस्तर पर अपने घर और बच्चों को याद करते करते सो जाते थे। रात के अंधेरे में हर कोई अपनी आंखें पोंछ रहा था। जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने पोसने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगा दिया, वही उन्हें यहाँ छोड़ गए थे। मनोरमा को फिर से अशोक की याद आने लगी। कितना समझाती थी वो कि कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी रखो, पर वो हमेशा समझा देते कि अपने दो दो बेटे हैं, किस बात की चिंता। जब घर का लिंटर पड़ रहा था तभी बगल वाले दादाजी ने अशोक को समझाया था कि कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी रखना। विवाह के बाद बच्चों का नजरिया माता पिता के प्रति बदल जाता है। तुम्हारी प्राइवेट नौकरी है, कोई पेंशन नहीं है तुम्हारी। मुझे देखो, अगर पेंशन ना हो तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तब भी अशोक को बुरा लगा था। उन्हें अपने बच्चों पर बहुत भरोसा था और यही भरोसा उन्हें असमय ही इस दुनिया से ले गया था। मनोरमा तकिए के नीचे से एक छोटी सी कुछ धुंधली हो चुकी अशोक की तस्वीर निकालकर उसे सहलाते हुए बुदबुदाने लगी। आप मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? आपको क्या पता कि आपके जाने के बाद आपके बेटों को मैं बोझ लगने लगी थी। कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था। मैं बेकार की चीज हो गई थी उन दोनों के लिए, इसीलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गए। मुंह दबाकर एक बार फिर से मनोरमा सुबह पड़ी। रात बीत चुकी थी, भोर की किरणें फैल गई थी, पर कुछ मध्यम और धुंधली सी बगीचे में भी सन्नाटा पसरा था। घर के सभी पुरुष उदास थे और स्त्रियां सिसक रही थी। मनोरमा अपनी अनंत यात्रा पर निकल गई थी सभी को छोड़कर। शकुंतला उसे अपनी गोद में लेकर सुबक रही थी। अचानक ही पटेल साहब की नजर उस तकिए के नीचे से झांकते हुए कागज पर पड़ी। एक मुड़ा हुआ पन्ना था। उन्होंने उसे उठा लिया। खोलकर देखा तो पत्र था। उन्होंने धीरे से उसे अपनी जेब में रख लिया। पूरा घर शोकमय था, सभी रो रहे थे। मनोरमा भूमि पर चैन की नींद सो रही थी। सबकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी थी। मनोरमा विदा हो गई। घर में आज किसी से भी कुछ खाया नहीं गया। सभी एक दूसरे को ढांढस बंधाने में लगे रहे। एक दिन और गुजरने को था। घर में एक सदस्य कम हो गया था। ना जाने उसकी जगह कौन नया बुजुर्ग ले ले। आरती का समय हो गया था। किसी तरह से सबने आरती की। उसके बाद सभी की उपस्थिति में पटेल साहब ने ओह पत्र सबको दिखाया। सभी के आग्रह पर ओह पत्र पढ़ने लगे। मेरे अशोक, अब जिया नहीं जाता। जीवन का एक एक पल पहाड़ जैसा लगता है। आपके साथ बिताया हुआ हर पल याद आता है। मैं क्या थी और आपके बच्चों ने मुझे क्या बना दिया। जिन्हें मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, उनके घरों में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। रोज सुबह शाम ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दिन जीवन का अंतिम दिन हो, पर वो भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनते। अशोक, इतने बड़े आघात से जर्जर हो गई हूँ। अब भी विश्वास नहीं होता कि मेरे बच्चों ने ही मुझे यहाँ छोड़ा है। रोज उनकी प्रतीक्षा करती हूँ कि आज वो आएंगे और कहेंगे कि माँ घर चलो, तुम्हारे बिना घर घर नहीं लगता। इसी प्रतीक्षा में जिंदगी के दिन काट रही हूँ, पर दोनों में से कोई भी नहीं आया। आप कहते थे ना कि मनोरमा, मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अब देखिए ना, आपके जाते ही मेरी आंखों में समंदर उतर आया है। अब तो आंखों से भी कम दिखता है। होठों की पपड़ी कभी खत्म ही नहीं होती। एड़ियों में बेवाई फट गई है। कितने साल हो गए आपके गए, पर एक पल के लिए भी आपको नहीं भूली हूँ। आप कैसे भूल गए मुझे? ढेर सारी शिकायतें करनी है आपसे,
और आपकी गोद में सिर रखकर सुकून की नींद सोना है मुझे। कब से नहीं सोई हूँ, आपकी यादें और आपके बेटों का विश्वासघात मुझे सोने नहीं देता। अशोक, मुझे अपनी बाहों में ले लीजिए, बहुत थक गई हूँ। थाम लीजिए मुझे, अब अपना बोझ नहीं ढोया जाता मुझसे, नहीं ढोया जाता अब। आपकी मनोरमा पढ़ते पढ़ते पटेल साहब की आंखों से आंसू गिरने लगे और घर की सभी बुजुर्ग स्त्री पुरुष फूट फूट कर रो पड़े। रात के अंधेरे में सब एक दूसरे की सिसकियां सुन रहे थे, पर किसी में भी किसी को हौसला बंधाने या चुप कराने की हिम्मत नहीं थी। अपना घर सिसक रहा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।